नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सत्येंद्रनाथ बोस जी के बारे में। सत्येंद्रनाथ बोस जी का जन्म 1 जनवरी 1894 को कोलकाता में हुआ था। 4 फरवरी 1974 को कोलकाता में इनका देहांत हुआ। इनके माता-पिता सुरेंद्रनाथ बोस और आमोदिनी देवी थे। सन 1914 में उषावती बोस से इन्होंने शादी की थी। उनकी शिक्षा की बात की जाए तो अपनी प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने हिंदू स्कूल कोलकाता से की और फिर बाद में अंडर ग्रेजुएट स्टडीज के लिए इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में दाखिला लिया और वहां से सन 1913 में इन्होंने ग्रेजुएट किया। उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज की, एमएससी इन मिक्स्ड मैथमेटिक्स में, और सन 1915 में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपनी कक्षा के प्रथम स्थान पर ये रहे। सत्येंद्रनाथ बोस को हम मुख्यतः क्वांटम मैकेनिक्स में इनका जो योगदान था उसके लिए याद करते हैं। सत्येंद्रनाथ बोस जी की एकेडमिक करियर की बात करें तो इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में सन 1916 में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के लेक्चरर के तौर पर ज्वाइन किया था। इसी काल में उन्होंने मेघनाथ साहा के साथ जुड़कर संयुक्त रूप से थ्योरेटिकल फिजिक्स पे जो रिसर्च चल रही थी और जो अल्बर्ट आइंस्टाइन के उस समय के जो नए आइडियाज थे उनका अनुवाद और विस्तार करने का काम किया। सन 1921 में सत्येंद्रनाथ बोस नई नई एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका, जो कि अब बांग्लादेश में है, उसके डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में रीडर के तौर पर नियुक्त हुए। यहाँ पर उन्होंने कई सारे नए डिपार्टमेंट्स और लेबोरेटरीज को बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाई ताकि एमएससी और बीएससी ऑनर्स के जो कोर्सेज हैं उनको और बेहतर बनाया जा सके। उनका सबसे मशहूर काम सन 1924 में आया जब उन्होंने प्लैंक्स लॉ एंड हाइपोथेसिस ऑफ लाइट क्वांटा के नाम से एक पेपर पब्लिश किया। सन 1924 से 1926 तक यूरोप में इन्होंने काम किया और फिर भारत वापस आए। और विडंबना ये रही कि जिस प्रोफेसर के पोस्ट के लिए इन्होंने अप्लाई किया उसके लिए इन्हें नकार दिया गया क्योंकि इनके पास डॉक्टरेट की डिग्री नहीं थी। हालांकि अपने विषय में इन्होंने जो रिसर्च किया था उसके बारे में हम आगे देखेंगे कि वो कितना महत्वपूर्ण रहा। बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन जी के द्वारा बैकिंग एक सपोर्ट मिली और फिर इन्हें एक प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त भी किया गया। सन 1926 से 1945 तक वो ढाका यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ फिजिक्स रहे, फिजिक्स डिपार्टमेंट। फिर 1945 से 1956 तक वो वापस कलकत्ता यूनिवर्सिटी आए और वहां पर अलग अलग विषयों में शोध किया उन्होंने। सन 1959 में उन्हें भारत का पहला नेशनल प्रोफेसर नियुक्त किया गया। अपने पूरे एकेडमिक करियर में सत्येंद्रनाथ बोस जी ने लगभग 25 पेपर प्रकाशित किए थ्योरेटिकल फिजिक्स और अन्य अलग अलग विषयों की जो उनकी पढ़ाई थी, जो रिसर्च था उस पर। उन्होंने ये प्रदर्शित किया कि प्लैंक का जो रेडिएशन लॉ है वो बिना क्लासिकल मैकेनिक्स के एप्लीकेशन के कैसे डिराइव किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने एक पेपर प्रकाशित किया था, प्लैंक्स लॉ एंड हाइपोथेसिस ऑफ लाइट क्वांटा, जिसे कि बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन की सहायता से जेट स्क्रिप्ट फॉर फिजिक्स में भी प्रकाशित किया गया। उनका जो यह रिसर्च था इसकी सहायता से ही बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स की नींव रखी गई, जिसने इवेंचुअली बाद में क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के निर्माण में सहायता की। इसके जरिए पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी की कंसेप्ट को लोगों ने जाना। पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी को अगर सरल शब्दों में समझा जाए
तो ये यह कहता है कि कोई भी दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स अगर हैं और उन्हें आपस में इंटरचेंज किया जाए तो कोई भी नया क्वांटम स्टेट नहीं बनेगा। इसे कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल इंडिस्टिंग्विशेबिलिटी का नाम दिया गया। इनके रिसर्च के ही आधार पर बोसोन नाम के पार्टिकल को भी प्रेडिक्ट किया गया, जो कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल है और इसका नाम सत्येंद्र नाथ बोस जी को सम्मानित करते हुए रखा गया है उनके नाम पर। उनके कार्यों को ही आइंस्टीन ने जर्मन में अनुवादित किया और अपनी रिसर्च में उसे शामिल करते हुए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो कि एक डेंस कलेक्शन है बोसोन्स का और इसे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है, उसे प्रेडिक्ट किया। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के एग्जिस्टेंस को सन 1995 में एक्सपेरिमेंट के जरिए भी कंफर्म किया गया था, एरिक कॉर्नेल, वोल्फगैंग केटरली और कार्ल वीमन के द्वारा, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। पार्टिकल एक्सेलरेटर और गॉड पार्टिकल, जिसे कि हम लोग हिग्स बोसोन पार्टिकल भी कहते हैं, इसका भी खोज जो हुआ वो सत्येंद्र नाथ बोस की क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी के जरिए ही संभव था। उनके दूसरे कार्यों की अगर हम बात करें तो जाने माने वैज्ञानिक मैरी क्यूरी और लुई डी ब्रॉगली के साथ इन्हें काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन्होंने रियल गैसेस के स्टेट पर भी इक्वेशन दिया, जो कि उन्होंने मेघनाथ साहा जी के साथ मिलकर के बनाया। ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ाते समय उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी लेबोरेटरी के लिए इक्विपमेंट्स भी खुद ही डिजाइन किए। साथ ही साथ उनका यह जोर रहता था कि जो भी छात्र हैं वो खुद अपने इक्विपमेंट्स बनाए और आसपास जो मौजूद सामान है, जो आसपास मौजूद जो टेक्नीशियंस हैं, उनकी सहायता से ही ये काम किया जाए। बाद के समय में उन्होंने अप्लाइड रिसर्च में भी काम किया, जैसे कि बरखेश्वर, जो कि वेस्ट बंगाल के बीरभूम में है, वहां पर जो गर्म पानी के सोते होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, उनमें हीलियम के एक्सट्रैक्शन को कैसे किया जाए, इस पर उन्होंने रिसर्च की। फिजिक्स के अलावा उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी और लिटरेचर, बंगाली और अंग्रेजी लिटरेचर पे भी रिसर्च किया। उन्होंने बंगाली को एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पर काफी ज्यादा प्रमोट किया और जो भी शोध कार्य थे, वैज्ञानिक शोध कार्य थे, उसे बंगाली में अनुवादित करते हुए उस क्षेत्र के डेवलपमेंट को बढ़ाने में इन्होंने अपना योगदान दिया। बात करें इन्हें प्राप्त ऑनर्स और रिकॉग्निशन की, तो सन 1937 में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने जीवन की इकलौती किताब, जो कि उन्होंने साइंस पर लिखी, मतलब साइंस पर उनकी इकलौती किताब जो है विश्व परिचय, वो सत्येंद्र नाथ बोस जी को डेडिकेट करते हुए लिखी। पद्म विभूषण इन्हें मिला सन 1954 में, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। सन 1959 में, जैसा कि पहले भी बताया गया, उन्हें नेशनल प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त किया गया, जो कि भारत में किसी भी स्कॉलर के लिए सबसे बड़ा सम्मान है और इस पोस्ट को उन्होंने 15 साल तक सेवा दी। सन 1986 में सत्येंद्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, सॉल्ट लेक, कलकत्ता में एस्टैब्लिश किया गया, जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक लेजिस्लेशन को इनेक्ट करके किया। बोसोन पार्टिकल्स अगेन उनके नाम पर डिरैक ने रखा था। हालांकि ये एक आयरनी है कि 4 बार नोबेल प्राइज के लिए उन्हें नॉमिनेट किया गया,
पर उन्हें वो मिल नहीं पाया। हालांकि क्वांटम मैकेनिक्स में जो इन्होंने योगदान दिया है वो बिल्कुल केंद्रीय भूमिका निभाता है। जो भी हमारा पार्टिकल एक्सेलरेटर जो हम जानते हैं वो तभी संभव हो पाया, वो तभी रियल वर्ल्ड में अप्लाई हो पाया जब इनके दिए गए कंसेप्ट को यूज किया गया था। साथ के साथ इनके रिसर्च जो थे, चाहे कंसेप्ट ऑफ बोसोन हो, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स हो, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के ऊपर हो, इस चीज को एक्सटेंड करते हुए जिन लोगों ने काम किया, जिन वैज्ञानिकों ने काम किया, उनमें 7 नोबेल प्राइजेस उन्हें प्राप्त हुए। अभी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की बात हो रही थी, तो नए नए फेज में जब ये था, उस समय उसके एडवाइजर के तौर पर इन्हें नियुक्त किया गया। वो इंडियन फिजिकल सोसाइटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रेसिडेंट भी रहे। उन्हें इंडियन साइंस कांग्रेस का जनरल प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किया गया। उन्हें इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का पहले वाइस प्रेसिडेंट और बाद में प्रेसिडेंट होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन 1958 में वे रॉयल सोसाइटी के फेलो बने। बाद में इन्हें राज्यसभा के लिए भी नॉमिनेट किया गया। अगर बात करें इंस्टीट्यूशन के तौर पे, तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम में, जो कि कोलकाता में है, उनकी एक प्रतिमा स्थापित की गई है। साथ के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ राजशाही में एक एकेडमिक बिल्डिंग, नंबर 1 साइंस बिल्डिंग जो है, वो उनके नाम पर है। उनके जो 25 पेपर्स थे उसका हम लोगों ने यहाँ एक लिस्ट तैयार किया है, वो आपके सामने। साथ के साथ ये बताते चले कि जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो बोसॉन्स हैं, उनका एप्लीकेशन क्या है। तो यदि हम लेजर लाइट्स की बात करें, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें, हिग्स बोसोन पार्टिकल की बात करें, जिसके जरिए हम ये जान पाए कि किसी भी सामान में, किसी भी वस्तु में जो मास होता है, उसका जो उसका द्रव्यमान होता है, वो कहाँ से आया। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स की हमने बात की। यहाँ तक कि इसका एप्लीकेशन इस सिर्फ प्योर साइंसेस के अलावा बाकी की फील्ड में भी है। जैसे कि अभी हाल ही में रफायल की एक कृति, द मेडोना एंड चाइल्ड, जो उनकी पेंटिंग है, वो कहीं खो गई थी कालक्रम में। वो इस रिसर्च जो इन्होंने की सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे, उसका जो एप्लीकेशन है, उसके आधार पर उसे दोबारा खोजा जा सका। तो ऐसे महान व्यक्तित्व को हम लोगों का नमन है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।